हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हमारे पास टॉपिक है मॉलिक्यूलर एंड अनाटमी यूनिट 4 सीड, जो हम डिस्कस कर रहे थे। और सीड में स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो इसका हॉट टॉपिक है वो है कुछ अडेप्टेशंस ऑफ सक्सेसफुल जर्मिनेशन। एंड उससे पहले अगर अपन बात करें तो हमारे पास जैसे सीड के लिए कुछ जैसे सस्पेंडेड एनिमेशन, लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक सस्पेंडेड एनिमेशन से रिलेटेड वहाँ पे कुछ छोड़ा, ठीक है। तो सस्पेंडेड एनिमेशन जो हम ऐड ले रहे हैं, क्यों? तो सस्पेंडेड एनिमेशन इसलिए क्योंकि सीड्स में एम्ब्रियो जो है वो प्री मैच्योर कंडीशन में है और सस्पेंडेड फॉर्म में है। ऐसे में उसकी सभी कोशिकाएं कैसी है? विभिजोतक, मैस्मेटिक, अर्थात वो कोशिकाएं विभाजन को अगर हम उसको मतलब सूटेबल एडेप्टेशन दें या एनवायरमेंटल कंडीशंस दें तो वो वापस क्या हो जाएगा? विभाजन को प्राप्त कर लेगा और डेवलप हो जाएगा इनटू द रेडिक्यूल एंड प्यूम्यूल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ सीड की एबिलिटी ये भी है कि वो सस्पेंडेड जो एनिमेशन है सीड का, उस एम्ब्रियो को सस्पेंडेड पोजीशन पे रखने का, उसको भी तो बना के रखे, क्योंकि उसका ये फर्ज है कि जब तक बाहर का मौसम एम्ब्रियो के लिए अनुकूल न हो तब तक उसे डेवलपमेंट होने से या जर्मिनेट होने से रोकना है। दैट इज सस्पेंडेड एनिमेशन। तो सीड की प्रकृति है उसको एनिमेटेड पोजीशन में ही बनाए रखना, ठीक है। और बाद में अनुकूल परिस्थितियों में परिस्थिति ये आ जाएगी कि हमें उस परिस्थिति को क्या करना है? चेंज, ताकि सीड क्या हो सके? जर्मिनेट हो सके। दैट इज ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो मेजर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुल अडेप्टेशंस की बात करेंगे जिसमें सस्पेंडेड एनिमेशन को रखना भी है और सीड जर्मिनेशन भी होने देना है। उसके अनुसार क्या क्या तरीके के स्पीशीज में सीड्स में डेवलपमेंट्स या अडेप्टेशंस पाए जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फो एंड अनाटॉमी। ठीक है। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एक तरीके से कॉजेज ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन। कॉजेज ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन ऑफ सीड। तो इसके अंदर हम क्या क्या ऐड कर रहे थे? जैसे कि हमने पहला पॉइंट यूज लिया कि क्या बोलते हैं, यूजेस ऑफ या क्या बोलते हैं धारण करना किसका? इनहिबिटर्स का, ग्रोथ इनहिबिटर्स को रखना, जैसे कि इथाइलिन हार्मोन, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, ऐसे कई सारे हैं जिनकी हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि पर्टिकुलर सीड कोट या जो एम्ब्रियो की पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है जर्मिनेशन की। तीसरा पर्टिकुलर वेवलेंथ या इंटेंसिटी वाली लाइट। चौथा हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि बाई क्या बोलते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो बना रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कई अदर सब्सटेंस जैसे कि एंजाइम्स की बात कर सकते हैं, वाटर की बात कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हमको क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। और उन्हीं चीज़ों को अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं एंड अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं? सक्सेसफुल adaptation for successful germination of seed। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे के विपरीत हैं। ऊपर वाली तो चाह रही है कि जर्मिनेशन न हो और कोशिका जो है या सीड जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहे, और ये
इनके अडेप्टेशंस के विपरीत होने वाले अडेप्टेशंस हैं, जिसकी वजह से सस्पेंडेड को तोड़ा जा रहा है, एनिमेशन पोजीशन को तोड़ा जा रहा है और सीड को डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सीडलिंग ग्रो कर सके। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स पॉइंट्स हैं। इसकी वजह से सीड डॉर्मेंट अवस्था में रहेगा और इसकी वजह से सीड जो है वो किस में आ जाएगा, जर्मिनेशन स्टेज में। इसमें सीड डॉर्मेंट स्टेट, और इसकी वजह से सीड जो है वो किस में आ जाएगा, एक तरीके से जर्मिनेशन स्टेज। ये फर्क है दोनों के अंदर। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के यूज में लेते हैं, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमको यहाँ पे पॉइंट्स क्या मिल रहा है। पहला, फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। पिछली क्लास में हमने यहीं पे छोड़ा था। इनहिबिटर्स का मतलब हो गया संदमक, ठीक है। जर्मिनेशन का मतलब हो गया अंकुरण, मतलब अंकुरण संदमकों की उपस्थिति, जिसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, सस्पेंडेड एनिमेशन। और अब उनको अगर हम बेक करते हैं तो हमको क्या मिल रहे हैं, जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, वो सॉरी सीड जर्मिनेशन जो है वो सक्सेसफुली कॉज होगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दें तो जैसे कि टमाटर में कौन सा एंजाइम है, लगभग फेरोलिक एसिड, फेरोलिक एसिड। वहीं जैसे अगर अपन बात करें सिट्रेसी फैमिली, सिट्रेसी नींबू संतरा वाली जो फैमिली है उसमें अगर अपन बात करें तो COOH कार्बनिक अम्ल, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैनी मोर अधिकांशतः एब्सिसिक एसिड, ये ABA, ये सस्पेंडेड एनिमेशन अर्थात ये ऑक्सिन के विपरीत कार्य करता है। ये ऑक्सिन के विपरीत कार्य करता है। वो सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है, ये सेल डिवीजन को सस्पेंड करता है या डिक्रीज कर देता है। या मैं यूँ कहूँ तो ये किसी पे रिएक्शन नहीं करता, ये सीधे सीधे ऑक्सिन की ही सांद्रता को कम कर देता है, जिसकी वजह से अपने आप ही सेल डिवीजन क्या हो जाता है, रुक जाता है और उपापचय क्रियाएं क्या हो जाती है, संदमित हो जाती हैं। तो इनकी उपस्थिति की वजह से क्या होता है, एनिमेशन होता है। अब जैसे कार्बनिक अम्ल, इन अम्लों की उपस्थिति के कारण, इन अम्लों की उपस्थिति के कारण जैसे अगर अपन बोलें कि लवणों की अधिकता अधिक क्षार या अधिक अम्ल की उपस्थिति, ये सीड्स को जर्मिनेट होने में इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं। सीड जर्मिनेट सक्सेसफुली नहीं हो सकते, ठीक है। हर प्रकार के सीड के लिए अपना अपना एक उपयुक्त माध्यम या माहौल या पीएच की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर हम किसी कारण से इनको चेंज करें तो वो अनुकूल मौसम किसके लिए मिलेगा, सीड्स के लिए। तो यहाँ पे जैसे कुछ अगर अपन जर्मिनेशन एबिलिटीज की बात करें या एडेप्टेशंस की बात करें, तो अगर हम इनकी उपस्थिति को कम कर पाए तो क्या होता है, सीड जर्मिनेट होता है। तो नॉर्मली सीड जो है वो कैसा है, शुष्क है, ठीक है, कठोर है, और उसके अंदर सीड के अंदर जर्मिनेशन कॉज नहीं हो रहा क्योंकि ये इनहिबिटर प्रेजेंट्स है उसके अंदर। उसके अलावा उनके अंदर की संरचनात्मक पोजीशन भी, ये भी उनको रोकती है। सीड कोट का मोटाई और उसकी शुष्कता, उसकी कठोरता भी क्या करती है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को रोकती है। लेकिन वर्षा ऋतु में या नॉर्मली सीड को भिगोने पे इम्बिबिशन के कारण जब वो वाटर अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करती हैं तो वाटर कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, क्योंकि पहले वाटर कंसंट्रेशन कितनी है 5%, लेकिन एब्जॉर्ब की वजह से वहां पे लगभग 70-75% क्या आ गया, वाटर। तो उनकी उपस्थिति में एब्सिसिक एसिड का क्या होने लगता है, अपचयन या अपघटन, हासित होने लगता है, जिसके कारण ये अपनी सक्रियता कम कर देते हैं और किसकी सांद्रता बढ़ जाती है, ऑक्सिन की।
ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ेगी तो सेल डिवीजन भी बढ़ेगा और कुछ विशिष्ट एंजाइम जो है उनकी भी कार्यकुशलता बढ़ेगी। वहीं वाटर बढ़ने की वजह से अम्लीयता भी क्या जाएगी, उदासीन, जिसकी वजह से एंजाइम जो है जो कि लो पीएच पे काम नहीं कर पा रहे, क्षारीय प्रकार के हैं, वो उदासीन माहौल में बढ़ रहे हैं, या जो अत्यधिक क्षार माध्यम में है वो क्या हो जाए, वापस उदासीन में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स की एबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस एनिमेशन को तोड़ने के काम आ रही है, सस्पेंड एनिमेशन को तोड़ने काम आ रही है, दैट इज जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये सिंपल से एग्जांपल्स है, इससे ज़्यादा और हमको यहाँ पे डिटेल में नहीं देखना है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट हम ले लेते हैं, जो जीरोफिटिक प्लांट्स है मरुद्भिद, उनके अंदर पाए जाने वाले अडेप्टेशंस। मरुद्भिदों की अगर अपन बात करें तो वहां की वेजिटेशन कैसी हो गई, जियोग्राफिकल कंडीशन शुष्क, हार्ड एंड हाई टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा, वर्षा का जो औसत है वो क्या हो रहा है, बहुत ही कम। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एक अनफेवरेबल कंडीशन ज़्यादा समय के लिए है और फेवरेबल कंडीशन जो है वो बहुत ही कम समय के लिए। सीड अडेप्टेशंस फॉर जीरोफिटिक हैबिटेट या कंडीशंस। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल सजीवों के लिए या नॉर्मल प्लांट्स के लिए जीरोफिटिक कंडीशन बहुत ही हार्ड है, एक तरीके से एडवर्स कंडीशन के रूप में जो है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, तो सिंपल वे में लगभग 5 से 15 mm वर्षा के करीब यहाँ पे हो रही है औसतन, कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो ऐसे में अगर हम देखें तो बालू के टीबे जो है वो बिल्कुल नग्न दिखाई देते हैं और उनका अपर्दन होता है हवा के द्वारा। लेकिन जो ही थोड़ी सी बरसात होती है उनके ऊपर तुरंत जो है कुछ घास खुल के और कुछ क्या बोलते हैं ये जो वाइल्ड स्पीसीज है वो तुरंत जो है वहाँ क्या हो जाती है, उग जाती है। जैसे कि पीली कटेली का एग्जाम्पल है आर्जीमोन मैक्सिकाना। ठीक है, सोलेनम की काफ़ी स्पीसीज है, नाइग्रोसम एंड हाँ नाइग्रोसम को यूज में ले सकते हैं। तो लगभग 5 से 15 mm जो वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है ये उसी के अंदर क्या कर लेती हैं, अपना जर्मिनेशन कर लेती हैं। इसका मतलब इनके सीड्स में इस तरीके के एडेप्टेशन है कि ये कम पानी में भी अपने आप को इनहिबिट करके जर्मिनेट करने की एबिलिटी रखते हैं और तुरंत क्या कर लेते हैं, जर्मिनेट। इन्हें बहुत ज़्यादा एक तरीके से फिजिकल बैरियर्स का सामना नहीं करना पड़ रहा, एक चीज़। लेकिन इनके फिजिकल बैरियर्स इतने हार्ड होते हैं कि ये ज़्यादा मात्रा में लाइट को या टेम्परेचर को या प्रेशर को सहन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम इनका डेसिकेशन का होता है और बहुत छोटा टाइम इनका वर्षा ऋतु का होता है। तो लगभग वर्षा ऋतु अगर अपन 1.5 महीने या 2 महीने की माने तो इनको इस ही 1.5 महीने के अंदर अंदर जर्मिनेट होके मैच्योर होके पुष्पन के बाद में फर्टिलाइजेशन से रिप्रोडक्शन, मतलब फर्टिलाइजेशन से जायगोट वापस एम्ब्रियो और दोबारा सीड बना के नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रिजर्व करने होते हैं। ठीक है, तो इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होगी और उस छोटी सी लाइफ साइकिल में काम बहुत ज़्यादा हो गए। जो पूरा का पूरा पादप 1 वर्ष में कर रहा है वो इनको 2 महीने 1.5 महीने के अंदर करना पड़ता है। दैट इज़ द अडेप्टेशन। तो ये इसी चीज़ के लिए क्या हो चुके हैं, अडेप्टेड हो चुके हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या करना होता है, यहाँ पे जर्मिनेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट जो है वो इनको करना होता है। ठीक है, अब इसकी अगर अपन बात करें तो इनमें एक अडेप्टेशन और भी है। एक अडेप्टेशन ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि वर्षा ऋतु 5 mm के आसपास हुई, ये जर्मिनेट नहीं हो पा रहे। तो ये सीड्स जो हैं इस तरीके से है कि अगर इस वर्ष नहीं हो पाए तो अगली वर्ष के लिए भी ये क्या रह जाएंगे, ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं, जर्मिनेट होने की एबिलिटी रखते हैं और ये पूरे 2 साल 3 साल तक जो है क्या हो सकते हैं, एक तरीके से वाइबल पोजीशन में ही सस्पेंडेड अवस्था में पड़े रह सकते हैं। क्योंकि अगर ये कंडीशन रही कि सीड जो है 1 वर्ष से ज़्यादा अगर जीवित नहीं रह सकता, तो ऐसे में मान लो किसी का अकाल पड़ा और 2-4 साल तक अकाल पड़ा और लगातार वहाँ पे बरसात नहीं हो रही है, जब तो स्पीसीज जो है उसके विलुप्त होने के चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं। इसी में एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आर्जीमोन मैक्सिकाना टाइप, आर्जीमोन मैक्सिकाना, इसको हम पीली कटेली के नाम से जानते हैं। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल्स और हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि सोलेनम जेंथोकार्पन है, ट्राइबुलिस टेरेस्टेरिस है, ट्राइबुलिस टेरेस्टेरिस, सोलेनम जेंथोकार्पम। सोलेनम जेंथोकार्पम, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। एक एग्जांपल स्टार डाल के कुछ अलग से लिख रहे हैं जो कि क्या बोलते हैं जीरोफिटिक है, दैट इज सर्सीडियम। सर्सीडियम की अगर अपन बात करें तो इसका जो सीड कोट है वो इतना हैवी है, इतना हार्ड है कि जब तक वो बाह्य आघात या मैकेनिकल स्टफ से साथ टूट नहीं जाता तब तक उसका सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए इसने अपने आप को क्या अडेप्टेशन किया, प्लस इतने मोटे सीड को जर्मिनेट होने के लिए वाटर की ज़्यादा मात्रा की, मतलब 15 mm से ज़्यादा बरसात की ज़रूरत है वरना वो नहीं हो। तो ऐसे में अगर बरसात कम हो रही है वर्षा ऋतु में, तो ऐसे में वो क्या होगा, अगले साल के लिए क्या हो जाता है, सस्पेंडेड फॉर्म में चले जाता है और जर्मिनेट नहीं होता। नेक्स्ट ईयर का सूटेबल कंडीशंस के इंतजार करेगा। ठीक, इसके लिए इन्होंने क्या अडेप्टेशन कर लिया कि इसके कवच को तोड़ने की एक स्ट्रेटर्जी बनाई कि इसके सीड्स जो हैं वो रेत के कणों के साथ, जब वर्षा ऋतु में रेत बहती है छोटे नदी नालों के रूप में, तो उन पार्टिकल्स के बीच में लुढ़कते हुए टकराते हैं। टकराने से इनका जो आउटर मेम्ब्रेन होती है या जो कवच है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है या टूट जाता है। तो इनमें दो कार्य हो रहे हैं, एक तो उसका आउटर जो खोल है कड़क वो टूट रहा है, दूसरा ये वाटर की उपस्थिति में क्या कर रहा है, जल अवशोषित करके इनबिबिशन के द्वारा वापस जर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे में ये श्योर है कि इतने पानी की मात्रा है कि ये जर्मिनेट होकर सर्वाइव कर सकता है। अगर उससे कम पानी इसको मिलता तो इसका सीड को टूटता भी नहीं और ये जर्मिनेट होता भी नहीं। तो ये कुछ क्या बोलते हैं विशिष्ट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सर्सीडियम। तो ये एडेप्टेशन है किसके अंदर, जीरोफाइट प्लांट्स के लिए। ठीक है, तीसरा हम यहां पे ले लेते हैं पादपों में टेम्परेचर से संबंधित। एडेप्टेशन फॉर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर नेसेसरी है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सीड जर्मिनेट हो सकता है और प्रत्येक स्पीसीज या सीड के लिए जो है वो उसका एक टेम्परेचर निर्धारित है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है। ठीक है, तो ऐसे में हम बात करें तो 10 डिग्री से 34, 35, 30 मतलब 38 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीड्स का जर्मिनेशन सक्सेसफुली होता है। सुटेबल टेम्परेचर की बात करें तो 27 से 30 डिग्री जो है वो परफेक्ट या सीडलिंग ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं सीडियम। सीडियम में क्या है, सीडियम के सीड जर्मिनेशन के ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ठीक है, के लिए इसे हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसे हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है एक तरीके से इसको ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं अगर अपन इसकी बात करें तो डेवलपमेंट, वहीं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, जैसे कि विंटर टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री से नीचे और ब्रेकडाउन के लिए टेम्परेचर चाहिए 40-44 से ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत तगड़ी चीज है। तो ऐसे अडेप्टेशन के लिए इन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया कि सीडियम का जो प्लांट है वो अपने सीड्स को मैच्योर कब करता है, बसंत ऋतु के अंत में।
ठीक है। तो बसंत के अंत में जब टेम्परेचर बढ़ता है तब ये क्या कर रहा है, अपने आप को मतलब मैच्योर बना रहा है। तो उस टेम्परेचर से इसकी जो सीड डोरमेंसी है वो क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट सीजन में क्या आ रही है, विंटर। तो विंटर सीजन को इनके डेवलपमेंट के लिए क्या हो जाता है, सूटेबल हो जाता है। तो ये इन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, इसी टाइम स्केल के अंदर डेवलप कर रखा है ताकि ये आसानी से डेवलप हो जाए। ठीक है। वहीं कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी सीड डोरमेंसी जैसे वर्निलाइजेशन है, तो उनको ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी के लिए चिल्ड इफेक्ट की जरूरत होती है और डेवलपमेंट के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे विंटर सीजन में अपने सीड्स को डेवलप कर रहे हैं और जो ही बसंत ऋतु का अंत आता है तब ये बसंत में जर्मिनेट होकर अपने आप को क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरीके के एडेप्टेशंस जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। यही एक एग्जाम्पल अपन दे देते हैं, कहाँ गया अब, स्फिनिक्स का दे देते हैं। क्यूरकोसस, SPHINIFIX, इसका नाम स्फिनिक्स इसकी स्पाइनिंग मूवमेंट की वजह से पड़ा था, क्यूरकोसस। ठीक है। एक सिंपल डायग्राम में हम देखें तो ये इसका कैप्सूल है और इसके कैप्सूल के ऊपर जो है वो टेंटिकल्स के समान चारों दिशाओं में एक निकले रहते हैं, चारों दिशाओं में, अंदर बाहर की ओर। ठीक है। और ये बहुत ही लाइट वेट होता है। तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो इसमें स्पूटन, तो ये एक तरीके से हमारे डिस्पर्सल स्ट्रेटर्जी का भी तरीका हो गया। तो ये क्या कर रहा है, जब टेम्परेचर या मौसम जो है इसके लिए अडेप्ट नहीं है तो ये उन तेज चलने वाली हवाओं की वजह से धरती की सतह पर क्या होता है, तेजी से स्पिन करते हुए, लुढ़कते हुए जो है वो दूरी तय करता है। और जितनी तेजी से ये एक तरीके से स्पिन मूवमेंट करता है, इसी के कारण इसका एक नाम पड़ा है, दैट इज टम्बलवीड। दैट इज टम्बल वीड। इसकी टम्बल मूवमेंट की वजह से, तेजी से लुढ़कने की वजह से इसके कैप्सूल्स में से जो हैं एक एक करके क्या करते रहते हैं, सीड जो है वो डिस्पर्स होते रहते हैं। तो ये आसानी से दूर दूर भी डिस्पर्स करता है ताकि एक दूसरे में कम्पिटेटिव मौसम जो माहौल है वो ना हो अडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग। प्लस ज़्यादा दूर करने से मौसम भी तो जगह के हिसाब से, भौगोलिक स्थान के हिसाब से कुछ चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से सीड्स जर्मिनेशन में इसमें क्या होती है, सुविधा होती है। तो ये भी कुछ एडेप्टेशंस जो हैं वो इनके अंदर पाए जा रहे हैं, लाइक टम्बल वीड। नेक्स्ट यहां पे जैसे लवणीय मृदा की अगर अपन बात करें, लाइक हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स को एक तरीके से हम सूडो हैलोफाइट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो मृदा है लवणोद्भिद वो तो हो गई मैंग्रोव, ठीक है, जिसे हम मार्शी लैंड या दलदली कहते हैं। और एक जो होती है वो अस्थायी रूप से होती है, जिसमें मृदा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लवणों की वजह से, तो वो ग्रेविटेशनल वाटर वहाँ जो है सस्पेंड नहीं हो पाता और वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसके वजह से मृदा जो है उसके अंदर लवणों की मात्रा क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जैसे कि खारे पानी की झील या कोई पोखर। तो उनमें उगने वाली वनस्पतियों में अब ऐसे में लवणों की सांद्रता बढ़ेगी तो सीड जो हैं उनमें सस्पेंडेड एनिमेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उच्च लवण सांद्रता पे सीड जो है वो जर्मिनेट होने में कैपेबल नहीं होते। तो वहाँ पे भी हम इस टम्बल वीड को जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त भी ये और अडेप्टेशंस वहाँ पे करते हैं, लाइक अडेप्टेशंस फॉर हैलोफाइट्स, adaptations for halophyte habitat। ठीक है, अडेप्टेशंस फॉर हैलोफाइट हैबिटेट्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि लवणों की सांद्रता बढ़ रही है, तो ऐसे में जो प्लांट्स हैं वो तो फिर भी कुछ इसको मैनेज करें, लेकिन सीड्स जर्मिनेट नहीं हो रहे। तो इसके लिए यहाँ पे कई सारे स्ट्रेटजीज में कुछ जो यहाँ से पलायन कर सकते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इनके सीड जो हैं वो
ओवी पैरस, मतलब ओवी नहीं सॉरी वीवी पैरस, एक तरीके से सजीव प्रजक्ता का भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। प्लस इन्होंने अडेप्टेशंस क्या कर ली इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या कर रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु आ रही है या बरसात की सांद्रता से शुद्ध जल बढ़ रहा है तो उस वक्त कुछ समय के लिए जो है वो लवणों की सांद्रता क्या कम हो जाती है और वो ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी के लिए उपयुक्त होती है, और सीड्स में जो इनिबिटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं पानी के साथ, और सीड्स क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम टंडल वीट को यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसके अंदर भी एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक तरीके से सीड्स का डिस्पर्सल दूर दूर कर रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि ऐसे में अगर ये सीड का डिस्पर्सल दूर कर रहा है तो फिर ये हेलोफाइट्स नहीं होंगे, फिर दीज आर सूडो हेलोफाइट्स। इसका मतलब ये किसी कारण से लवणोद्भिद मृदा में आ गए, लेकिन ये लवणोद्भिद मृदा के लायक नहीं थे, ये नॉर्मल मृदा के लायक थे, किसी कारण से यहाँ पे आके ये जर्मिनेट हो गए, तो ये भी इसका। लेकिन जो टिपिकल या ऑब्लिगेट जो हेलोफाइट्स हैं उनके अंदर यहाँ पे सस्पेंडेड एनिमेशन को तोड़ने के लिए कुछ इस तरीके से एडेप्टेशंस पाए जा रहे हैं। वहीं इसी के साथ हम लिख देते हैं हैबिटेट्स या एडेप्टेशंस इन मैंग्रोव। फॉर मैंग्रोव प्लांट्स, मैंग्रोव जैसे कि हमने इनमें एडेप्टेशन से इनके अंदर रेस्पिरेटरी क्या बोलते हैं रूट्स मिल रही हैं, जिसे न्यूमेटोफोर्स कह रहे हैं हम, लाइक एग्जांपल ऑफ राइजोफोरा। ठीक है, तो इनके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे एडेप्टेशंस है, क्योंकि एक्चुअली में दीज आर ट्रूली मार्सी या ट्रूली हेलोफाइट्स। तो इनके अंदर क्या हो रहा है, तो ऐसे में ये तो फिर भी बरसात ऋतु की वजह से यहाँ पे लवणों की मात्रा कम होगी और ये जर्मिनेट कर चुके, एक टाइम आया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर समुद्री तटियों पर ऐसी ही जगहों पे ये मिलते हैं। तो इन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, इन्होंने एक हैबिटेट बना ली, दैट इज वीवी पैरस। वीवी पैरस, वीवी पैरस का मतलब सजीव प्रजक्ता, अर्थात ये बीज देने की जगह बच्चे देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में सीड कोड बन ही नहीं रहा, एम्ब्रियो जो है वो सस्पेंडेड एनिमेशन में जाता ही नहीं है। एम्ब्रियो जो है डेवलप होता है और उसका जो एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल रीजन है, तो एपिकोटाइल ऊपर की तरफ रह जाता है और हाइपोकोटाइल रीजन बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा होते हुए वो प्लांट से नीचे तक आ जाता है धरातल पे, या तो मतलब मार्सी लैंड पे या पानी के अंदर क्या हो जाता है, आके वो जस्ट पहुंचने से पहले अपने आप में रेडिक्यूल को डेवलप करता है, और रेडिक्यूल जो है डेवलप करता है रूट्स को, और फिर हवा द्वारा या मूवमेंट द्वारा क्या होता है, ये कंप्लीट एम्ब्रियो जो है वो क्या हो जाता है प्लांट से या पेरेंटल प्लांट से क्या हो जाता है दूर। ठीक है, तो पेरेंट प्लांट से दूर होते ही ये डायरेक्ट किस में गिरेगा, मिट्टी में, उसी स्टैंडिंग ओवेशन में, और स्टैंडिंग ओवेशन में गिरते ही रूट जो है वो नीचे कीचड़ में धंसकर इसको क्या कर देती है, सजीव, और ऊपरी जो एपिकोटाइल है वो पिम्यूल को डेवलप करके फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, विविपेरस सजीव प्रजक बच्चों को या नवोद्भिदों को ही सीधे डेवलप करते हैं, सीड्स जो है ये नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट 6th पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पे देख लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ जैविक कारक, जैविक कारकों में हम यहां पे ले सकते हैं कि जैसे पादप है, पैरासाइट प्लांट्स है, वो श्लेष्मा का स्त्रावन करते हैं, और वो श्लेष्मीय बीज जो है वो उसको पैरासाइट के रूप में चिपकाने में और वहीं उसको अडेप्टेशंस में, क्योंकि डेसिकेशन से बचाने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स जैसे कि यूकेलिप्टस, ठीक है,
उसके आसपास का जो नीचे की भूमि होती है उस पर उसकी हार्ड पत्तियों की वजह से कोई भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। कुछ प्लांट्स में ये अडेप्टेशंस होते हैं कि उनके अंदर कुछ टॉक्सिक एब्सिसिक एसिड टाइप जो इनहिबिटर से वो सीक्रेट होता है, ताकि उनके नीचे की कैनोपी वाली स्थान के ऊपर कोई प्लांट डेवलप नहीं हो, खुद के सीड्स भी डेवलप नहीं हो, ताकि वहां पे कंपटीशन या जो क्या बोलते हैं एक साथ प्लांट्स की जो ग्रोइंग है, गुच्छा है, वो वहां पे ना हो। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, इन कंपटीशन को अलग करने के लिए इनमें डिस्पर्सल क्या हो, दूर हो। क्राउडिंग से बचने के लिए वो कुछ अडेप्टेशंस यहाँ पे अपनाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, यूकेबिलिटीज और कुछ एग्जांपल्स हम लें तो आपसी कंपटीशन या क्या बोलते हैं डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं काफ़ी मोर देन प्लांट्स। तो इसमें इतना ही। अब हम यहाँ पे कुछ स्टोरेज मटेरियल्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सीड्स के अंदर स्टोरेज। एक्चुअली में अगर अपन सीड्स के सिग्निफिकेंस की बात करें तो सीड्स एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक छोटा सा पेड़ सस्पेंडेड एनिमेशन के अंदर विद्यमान है। ठीक है, जिसको हम पेड़ भी नहीं कह सकते एक्चुअली में, तो दैट इज एम्ब्रियो, लेकिन वो अपने आप में पूरा पेड़ डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हम एक छोटा सा पेड़ कह सकते हैं जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस या एडेसिव एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उनको क्या करने के लिए, रोकने के लिए वहाँ पे उपस्थित है। सॉरी, उनको टॉलरेट करने के लिए, एक तरीके से अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए वो सस्पेंडेड या पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को संजोए हुए, दैट इज सीड। तो वहाँ पे जब सीड का जर्मिनेशन होगा और ये सस्पेंडेड एनिमेशन ब्रेकडाउन होगी तो सीड को जरूरत है किसकी, एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की, सारी चीजें। तो कहाँ से हैं, तो क्योंकि वाटर का लॉस है तो वाटर तो उसको बाहर से मिल जाएगा, बाकी सारी चीजें ज्यादातर वो क्या रहता है, खुद के पास। अब ये कहाँ कहाँ, सबसे पहले अगर हम एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखें या पूरे ओव्यूल की देखें तो मेन इंटेगुमेंट लेयर्स, ठीक है, जो कि क्या बना देती है, इंटेगुमेंट लेयर जो है वो सीड कोट, और सीड कोट के डेवलपमेंट से पहले ये काफ़ी कुछ न्यूट्रिशनल जो लेयर्स हैं उनके अंदर डेवलप हो जाती है। कुछ चलाजल सेल्स, कभी कभी न्यूसिलस सेल्स, एंटीपोडियल सेल्स जो हैं वो क्या बोलते हैं पोषण के रूप में अपघटित हो जाती हैं। मेनली अगर अपन बात करें मैनी मोर, लगभग 80 से 85% में तो जो पोलर सेल्स हैं वो बाई सेकेंडरी डिवीजन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन किसमें हो जाती है, 3 एंड, और क्या बनाती है, एंडोस्पर्म। ठीक है, दैट इज भ्रूण पोष, जिसका काम ही न्यूट्रिशन देने का होता है। उसके अतिरिक्त जो लेयर है वो कौन सी आ जाती है, फिर सिनर्जिडियल सेल, सहायक कोशिका, ये भी पोषण का कार्य करती है, और ये सभी एक लेयर्स के रूप में उपस्थित होती है। जब मैच्योर सीड बनता है, चाहे डाइकॉट्स हो चाहे मोनोकॉट्स, तो ज़्यादा कुछ के अंदर जो ये टेगुमेंट लेयर्स होती हैं या न्यूसिलस लेयर्स होती हैं ये डेवलप हो जाती हैं किसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, एल्यूरोन लेयर के रूप में। ठीक है, और ये एल्यूरोन लेयर जो है वो इनमें सस्पेंडेड फॉर्म में पड़ी रहती है, लेकिन जो ही सीड जर्मिनेशन होता है इनके अंदर वो वापस डिकम्पोज होकर क्या करती है, बाय द मोबिलाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ये डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ये हो गया। तो या तो कॉटिलिडन्स, और कॉटिलिडन्स का मैनी मोर हिस्सा इसी चीज का बना हुआ है, या कभी कभी इनकी जो है लेयर्स, एल्यूरोन लेयर्स जो है वो क्या करती है, यहाँ पे रिजर्व रखती है फूड मटेरियल्स को। तो हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो हो गया
मिलने के बाद कार्बोहाइड्रेट किस किस रूप में, जैसे अगर अपन लिखें तो फर्स्ट इज स्टार्च, इसकी अगर अपन बात करें
प्रोलामीन, ये काफी है जिस फॉर्म में हमको मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो प्रोटामीन, हिस्टिडीन और स्टीरियो प्रोटीन, ठीक है। ये सिंपल प्रोटीन्स के फॉर्म्स हो गए जिस रूप में ये हमको वहां पे मिल रही है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ड्राई फॉर्म में भी मिल रही है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फॉर्म में भी मिल रही है, तो वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में है। इन्हीं का अपघटन होकर पोषण के रूप में काम में आती है। तो ज्यादातर अगर अपन बात करें तो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। एंड अगर अपन और ज्यादा कहें तो ग्लूटामिन्स जो है वो हमें आसानी से मिल जाएगी। एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो संरचनात्मक के रूप में और क्या बोलते हैं अलग प्रोटीन्स के रूप में हमको मिल जाएगी। प्रोलीन्स जो हैं वो एक्चुअली में दीज आर प्लांट प्रोटीन्स, ठीक है। जबकि अगर अपन प्रोटामीन्स की हम बात करें तो दीज आर एनिमल्स प्रोटीन। इसलिए हम यहाँ पे प्रोटामीन्स को क्या नहीं कर रहे, ऐड नहीं कर रहे। ये एलिमेंट प्रोटीन्स के रूप में होती हैं, जैसे कि कैसीन, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें हिस्टीन की, तो हिस्टीन जो प्रोटीन है वो एक तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स के साथ में इनबिल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन्स के रूप में, दीज आर हिस्टीन्स, ठीक है। और स्टीरियो की बात करें तो वो भी एनिमल्स एंड प्रोटीन्स के अंदर एक तरीके से अलग संरचनाओं के रूप में होती है। तो हम मेनली यहाँ पे जो बात करते हैं वो कौन सी हो गई, 4, ग्लोबिन, एल्बुमिन, ग्लूटामिन और प्रोलिन टाइप। तो इसी तरीके से मैनी मोर एग्जाम्पल्स अगर अपन बात करें तो वीट के अंदर हमारे पास में 2 टाइप के प्रोटीन्स है। ग्लूटामिन्स में ग्लाइडिन, ग्लाइडिन्स के अलावा ग्लूटेनिन प्रोटीन्स हमको मिल रहा है, ठीक है। अगर अपन उसकी मेज की बात करें, दैट इज जीन, क्या बोलते हैं, रिसिनस कम्युनस की अगर अपन बात करें, अरंड रिसिनस, उसके अंदर हमको मिल रहा है कैसीन। ओराइजा चावल, ओराइजा सेटाइवा की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वहां पे हमको मिल रहा है ओराइजीन, ठीक है। उसके अलावा और यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं, जैसे कि अरहर के अंदर हमको मिलता है यहाँ पे कैजेनिन एंड कानकेजीन, कैजिनिन एंड कानकेजीन, किसमें, अरहर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर सकते हैं लिपिड्स की। लिपिड जो है फैटी ऑयल्स एंड ग्लिसरॉल्स के रूप में यहाँ पे मिल रहे हैं। लिपिड्स में जो है गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इनका हम पूर्ण ऑक्सीकरण करें तो एनर्जी भी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की तुलना में सबसे ज्यादा है। परंतु कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशो सबसे ज्यादा है, प्रोटीन्स में थोड़ा कम, और लिपिड्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का रेशो और भी कम है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे लिपिड्स के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनका ऑक्सीकरण आसान नहीं होता। लेकिन कुछ सीड्स की अगर अपन बात करें, जैसे कि ज़्यादातर जो तेलीय से युक्त होते हैं, और एग्जाम्पल जैसे कि सूरजमुखी है, तिलहन है, मूंगफली है, ये सनफ्लावर है, सोयाबीन है, इनकी अगर अपन बात करें तो इनके कॉटिलिडन्स के अंदर या जो इनके क्या बोलते हैं स्टोरेज टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर फैटी एसिड्स के रूप में और ग्लिसरॉल के रूप में क्या होते हैं, ये हमें क्या मिलते हैं, स्टोरेज के रूप में मिलते हैं। और बाय प्रोसेसिंग दबा के या कुचल के हम इनमें से क्या करते हैं, तेल का निष्कासन डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज